नमस्कार साथियों, मैं महेश सेवरे पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अर्थव्यवस्था की सीरीज से हटके एक ऐसे विषय पर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं जिस विषय पर किसी भी परीक्षार्थी का या शिक्षक का ध्यान नहीं जा रहा है। यदि आपको ये विषय उचित लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये बात सभी शिक्षार्थियों और विद्यार्थियों तक पहुंच सके। जैसा कि हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में काफ़ी समय से भर्ती नहीं निकल रही हैं और 2 साल से किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं हुई है अभी तक। और जहाँ तक पुरानी परीक्षाएं हैं जैसे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, MPPSC और अन्य परीक्षाएं जिनके एग्ज़ाम 2019 में या 18 में हुए हैं, उन एग्ज़ामों पर भी प्रश्न लगा हुआ है। इसका सबसे मूल कारण है कि पिछली सरकार ने जो अन्य पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन है उसे 14 से बढ़ा के 27% कर दिया। इस रिजर्वेशन के बाद जो MPPSC प्री का रिजल्ट था उसके लिए आवेदक कोर्ट में केस लगा चुके हैं। ये केस फरवरी के महीने में लगा था, जिसमें लगातार तारीखें दी गई हैं और अन्य जो प्रकरण थे इसी से जुड़े हुए उनको भी कोर्ट ने एक साथ ले लिया है। अर्थात इसके कारण जो पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं जिनमें 27% आरक्षण घोषित किया गया है, उन एग्ज़ामों के प्रक्रिया को कोर्ट ने फैसला नहीं होने तक के लिए रोक दिया है और इस पर सुनवाई की प्रक्रिया अभी संचालित है। अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए अभी आरक्षक भर्ती निकल आए या मान लीजिए SI भर्ती निकल आए या 2020 की MPPSC आ जाए, तो सरकार के लिए प्रश्न ये है कि वो उसमें 14% आरक्षण रखेगी या 27% आरक्षण रखेगी। अगर 27% आरक्षण रखेगी तो वो पुनः उसी कोर्ट की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाएगा। अभी हमने देखा कि जेल प्रहरी की जो भर्ती निकली है उस भर्ती में भी 27% आरक्षण OBC को दिया गया है। जब भी ये प्रक्रिया परीक्षा के रूप में आगे बढ़ेगी तब अगर किसी का इस पर ध्यान जाता है तो ये भी PSC या शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसा एक केस हो जाएगा। और अगर सरकार पुरानी पद्धति पर 14% पर लेती है तो उसमें जो असंतुष्ट वर्ग है वो जाकर अपने हक का दावा करके उसको कोर्ट के माध्यम से बढ़वाने की कोशिश करेगा। यानी हमें ये समझना चाहिए कि हमारी मांग केवल भर्ती के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि इस विवाद के निपटान के लिए होना चाहिए। यानी जब तक PSC प्री के रिजल्ट को लेके कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता है अंतिम, तब तक ये भर्ती की प्रक्रियाएं भर्ती आने पर भी अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के लिए इन पर एक प्रश्न चिन्ह बना होगा। इस समस्या को मैं आपके सामने इसलिए रखना चाह रहा था क्योंकि हमने जो विगत दिनों में आंदोलन देखा है उस आंदोलन का मूल उद्देश्य था भर्ती दो, लेकिन भर्ती के जो सिद्धांत नियम होते हैं जिन्हें बदला गया है वो भर्ती के सिद्धांत इस पूरी प्रक्रिया पर अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अब हमेशा की तरह हम एक और इशू पर बात कर रहे हैं जो वर्तमान समय में बड़ा चर्चित है, वो है निजीकरण। हम पहले समझ चुके हैं इकोनॉमी की भाषा में कि निजीकरण क्या होता है, लेकिन आज हम एक तटस्थ होकर इस बात की व्याख्या करना चाह रहे हैं कि निजीकरण और सरकारी क्षेत्र में डिफरेंस क्या होता है, सरकार इसको क्यों लाना चाह रही है और इसके फ़ायदे या नुकसान क्या होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि निजीकरण की अवधारणा अमेरिका के द्वारा दी गई थी और जो एक समाजवादी विचारधारा थी वो आपकी सोवियत संघ की थी, लेकिन जो विचारधारा समाजवादी थी या सार्वजनिक क्षेत्र की थी वो अर्थव्यवस्थाएं जो रियायतें दी जाती थी इस क्षेत्र में उनके बोझ के नीचे दब के धराशायी हो गई। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि 1980 के दशक में ही निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के साथ आ गया था। अब ये सरकार का दायित्व है कि वो किन क्षेत्रों को सुरक्षित मानती है जहाँ पर सरकार को काम करना चाहिए और किन क्षेत्रों को वो निजी क्षेत्र के हाथों में देना चाहती है। यहाँ पर हम थोड़ा सा निजीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की लाभ हानि की बात करेंगे। निजी क्षेत्र जब भी आता है वो लाभ की भावना से काम करता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है वो कल्याण की भावना से काम करता है। निजी क्षेत्र जहाँ पर एक प्रोफेशनल्स या स्किल फोर्स को नौकरी देता है, सार्वजनिक क्षेत्र
लोग जो एलिजिबल होते हैं उनको नौकरी देता है। अगर निजी क्षेत्र में कोई घाटा चल रहा होता है तो उसकी पूर्ति किसी सरकार के द्वारा नहीं की जाती है, जबकि सरकारी क्षेत्र में अगर किसी उपक्रम को लेकर घाटा होता है तो उसकी पूर्ति सरकार कर देती है। निजी क्षेत्र गुणवत्ता युक्त सेवाएं देने के लिए कोशिश करता है और उसमें एक प्रतिस्पर्धी माहौल होता है। वो अपने उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, उनसे वाजिब दाम लेता है ताकि वो लगातार उनसे सेवाएं लेते रहें, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में इन चीज़ों की थोड़ी सी कमी पाई जाती है। हम एक उदाहरण और दे सकते हैं कि पहले जैसे हम संचार व्यवस्था को लेके सिर्फ भारत संचार निगम लिमिटेड या BSNL पर डिपेंड थे, तो ऐसा होता था कि जब हम कोई भी आवेदन करते थे टेलीफोन लगने का तो उसका नंबर आने में ही हमें 2 साल लग जाते थे। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को हम जब कहते थे कि कोई सेवा में कमी है तो उस सेवा को दुरुस्त किया जाए तो वो सेवा आसानी से दुरुस्त नहीं होती थी। अगर हम इंक्वायरी नंबर या अपनी जो सर्विस प्रोवाइडर नंबर को कॉल करते थे तो वो कॉल भी नहीं उठाए जाते थे। इसके विपरीत जब हम निजी क्षेत्र में इन चीज़ों को देखते हैं तो निजी क्षेत्र इन चीज़ों को जो वेतन देता है उनसे उस हिसाब के टारगेट पूरे करवाता है, और जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है वो अपने कर्मचारियों को संरक्षण देता है और उनको कई प्रकार के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षाएं प्रदान करता है, जैसे कि उनको शिक्षा का भत्ता देना, यात्रा का भत्ता देना, उनको हेल्थ की फैसिलिटी देना, उनको हाउस लोन वगैरह प्रोवाइड करवाना। इन अंतरों के आधार पर देखा जाए तो जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है वो एक सिक्योर फील्ड है कर्मचारियों के लिए भी, और यहाँ पर क्या है, सरकार समय समय पर रियायत दे सकती है। लेकिन निजी क्षेत्र सेवा तो देता है लेकिन उसकी कीमत भी वसूलता है और अपने कर्मचारियों से काम भी लेता है, और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होने पर उनको निकाल भी देता है। तो इसलिए ये विवाद सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का बड़े पैमाने पर उठाया जा रहा है, क्योंकि इसमें कल्याण और सेवा की भावनाओं में परिवर्तन आ रहा है। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं।